सो हेलो बच्चों, वेलकम इन माई चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब। सो जैसा कि आपको पता ही है कि नाइन्थ का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। नाइन्थ के जो चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसके मैंने 2 एपिसोड यानी कि 2 पर्टिकुलर लेक्चर रिलीज़ किए थे, आधार 1 और आधार 2। और जो नाइन्थ का पहला चैप्टर था केमिस्ट्री का वो खत्म हो चुका है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 9, 10 के लिए मैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों लूँगा। सो उसमें केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। अब इसके बाद हम मैथ्स का चैप्टर या फिजिक्स का चैप्टर पहला हम रिलीज़ करेंगे। ठीक है, सो आपको पता है कि जब आधार लेक्चर खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम इसमें प्रयास कर लाते हैं। प्रयास में क्या होता है कि जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं, उसके जो क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड वो कैसे होते हैं। तो चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग, पहला चैप्टर ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 9th क्लास 9th बैच न्यूक्लियस। यू नो दैट 9th और 10th के बैच को हम लोग न्यूक्लियस के नाम देते हैं। और प्रयास एट द रेट ऑफ 1। ठीक है, हालांकि 9th के चैप्टर बहुत छोटे हैं तो इनमें प्रयास यानी कि जो न्यूमेरिकल सेक्शंस होंगे या क्वेश्चन सेक्शंस होंगे वो थोड़े छोटे छोटे ही होंगे। तो इसीलिए मैक्सिमम 30 मिनट का सेशन इसका बन सकता है, इससे ज़्यादा का आप सोच भी नहीं सकते हो। और 9th में ज़्यादा आते भी नहीं। हाँ, कुछ अच्छे चैप्टर्स हैं साइंस में, फिजिक्स में भी हैं अच्छे चैप्टर, केमिस्ट्री में भी है, मैथ्स में भी है, जिसमें हम लोग टाइम ज़्यादा लेंगे। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ आपसे पूछा नहीं जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, सिंपल सी चीज़ अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, चैप्टर की अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे सपोज करो 1 क्वेश्चन इज हियर। ठीक है, क्वेश्चन बोल देगा कि हाउ टू कन्वर्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। ऐसे वो कोई भी चैप्टर मतलब कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। एंड यू नो दैट कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड को हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो याद रखो, तो मैंने आपको क्या बताया था, याद है कि नहीं याद है, कि इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड इनटू केल्विन तो क्या करते थे बताओ। ऑब्वियसली 273 का एडिशन करते थे। याद आ रहा है, क्योंकि केल्विन में जो 0 केल्विन होता है वो सेंटीग्रेड में -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका ये मतलब हो कि केल्विन और सेंटीग्रेड में 273 का डिफरेंस होता है। तो उसी को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम वो काम कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर सेंटीग्रेड में -273 तो केल्विन में 0 है ना। तो अगर आपको केल्विन में कोई चीज़ लाना तो उतना ही -273 आपको ऐड करते चले जाना है। तो ऐसे में हमारा आंसर क्या आएगा इसका बताओ। तो आंसर आएगा कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ओके, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें हम लोगों ने क्या किया, 273 ऐड कर दिया। तो जैसे ही हम 273 ऐड करेंगे इट विल बिकेम अ केल्विन, करेक्ट। तो अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 538 आएगा, और 7 4 11 1 और 3 318 केल्विन आ जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यू नो दैट ये रूम टेम्परेचर होता है ना, इसको रूम टेम्परेचर माना गया नॉर्मल कंडीशन पे। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करो। अब आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ऑब्वियस है सर, बड़ा सिंपल है, आप ही ने तो बताया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम 273 ऐड कर दें तो इट विल बिकम केल्विन। सो ऐसे में बताओ कितना केल्विन आ जाएगा, 25 + 273 298 केल्विन। यह आंसर आ गया है। तो 9th के क्वेश्चंस जो होंगे काफ़ी आसान होंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, कि जैसे मैंने आपको बता रखा है कि सेंटीग्रेड से केल्विन कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए, जब आप प्रयास वाले सेक्शन में आओगे तो पहले आधार वाला सेक्शन कवर कर लेना। जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर के मैंने 2 सेक्शन रिलीज़ किया, आधार 1 आधार 2। तो रिमेंबर दैट कि आप जब ये पहले कवर कर लोगे आधार लेक्चर, उसके बाद ही आप प्रयास में आओगे तब आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। ठीक है, ओके सर। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट। तो देखो, एक क्वेश्चन तो ये आ गया कि भाई सेंटीग्रेड टू केल्विन में कन्वर्ट करो। ठीक है, जनरली 9th के सेक्शन में कहा जाता है कि सेंटीग्रेड और केल्विन यही 2 मैटर करते हैं और इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे सपोज आई हैव वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, देन हाउ कैन यू डू इट। सो यू नो दैट मैंने आधार लेक्चर 2 में आपको बताया था कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होता है बेटा, सेंटीग्रेड बाई 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9। डन, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। तो अगर ये बता रखा है तो सेंटीग्रेड कितना है, 40 है, बाई 5, और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो -32/9। अब आप इसे सॉल्व करें, 5 8 जा 40 होता है, 9 8 जा 72। तो f -32 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 72, क्योंकि 9 × 8 72। ठीक है, सो हाउ मच यार, तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना आ गया, 72 + 32। इफ यू ऐड दिस देन व्हाट यू विल गेट, क्या मिलेगा तुम्हें, 2 2 4 7 3 10 104 फ़ारेनहाइट। ये देखो, तो फ़ारेनहाइट में 104 हो गया। यानी सेंटीग्रेड में अगर 40 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा बताओ, फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 104। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है इन क्वेश्चंस को करना अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा ले जाते हो तो, ठीक है। तो सेंटीग्रेड अपॉन 5, फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 था, सेंटीग्रेड की वैल्यू 40 दी गई थी, मैंने 40 डिग्री रख दिया, 5 8 जा 40 होता है, 8 9 जा 72, ठीक है, ठीक है। तो ये -32 72 में ऐड होगा, 2 2 4 7 3 10 104 आ गया, डन। सो बाय दिस वे यू कैन इजिली कन्वर्ट द सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट। और ये सब चीज़ें मैं आपको कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, कहाँ बता चुका हूँ बताओ, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ अपने आधार लेक्चर में। अब देखो 40 डिग्री 10 फ़ारेनहाइट 104 फ़ारेनहाइट के बराबर आ रहा है, तो जैसे हम लोगों को फीवर होता है तो बोलते हैं यार कितना फीवर, तो 104 चला गया यार, मतलब तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड में आ चुका है। यानी सेंटीग्रेड में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बेसिकली हम जानते हैं, लेकिन जब हम थर्मामीटर से कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आता है, फ़ारेनहाइट में आता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो देखो सेंटीग्रेड कन्वर्जन इनटू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट कन्वर्जन इनटू केल्विन और केल्विन कन्वर्जन इनटू सेंटीग्रेड, सारा क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुके हैं। तो उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन भी मैंने देख लिए। ऐसे ही मान लो क्वेश्चन अगर ये आ जाए, सपोज करो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है, कि एक तरफ लिखा है शुगर, ये है वाटर और ये लिखा हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है, 3 चीज़ें आपको दे दी गई हैं। और पता है क्या बोला है कि इनका ऑर्डर बताओ इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अकॉर्डिंग इनका ऑर्डर सेट कर दो। तो बहुत आसान है ये, तो तुमने पढ़ा है कि इस चैप्टर में मैटर है, तो मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। तो आप बताओ तो डेली लाइफ में शुगर कैसा दिखता है आपको, सर ये तो दाने दाने जैसा होता है, तो सॉलिड होता है, तो सॉलिड यानी S। वाटर को सबको पता है ये लिक्विड होता है तो L, O2 गैस होता है तो यानी G, करेक्ट। अब आपको सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट पता चल गया, तो उसका पूरा डिटेल भी आपको आधार लेक्चर में बता चुका हूँ। सो यू नो दैट कि सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहाँ होता है, गैस में, तभी तो फ्रीली मूव कर पाता है। तो सबसे ज़्यादा आपका हो गया O2 में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो गया। फिर वाटर और लिक्विड और सॉलिड में बताओ बेटा, तो सॉलिड में अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है सर, तो स्पेस तो मिनिमम होगा, तो यानी फिर लिक्विड आएगा यानी वाटर आ जाएगा, एंड देन आफ्टर बेटा लास्ट में शुगर आ जाएगा। तो स्पेस के अकॉर्डिंग ये है, अगर मान लो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग बोल देता तो इसी का उल्टा हो जाता। डन, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं बोल तो रहा हूं अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए यू कैन डू दैट, श्योर। और ये चैप्टर है भी काफी आसान टाइप का, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन अगर हम ले लें, ठीक है, सपोज आई हैव वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो। क्वेश्चन है, यहां लिखा हुआ है लिक्विड, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां लिखा हुआ है सॉलिड, ओके, और यहां लिखा हुआ है गैस, ठीक है, 3 स्टेट ऑफ मैटर यहां से लिख दिए गए। अब बोल रहा है कि लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड जाएं, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड जाएं, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड आए। तो बताइए अगर ये x है, ये y है, ये z है, ये w है, ये a है और ये b है, तो बताइए इन प्रोसेस का नाम क्या है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस नेम बताना है आपको, इन प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रोसेस नेम बताना है किसका, x का प्रोसेस नेम, y का प्रोसेस नेम, z का प्रोसेस नेम, w का प्रोसेस नेम, a का प्रोसेस नेम और b का प्रोसेस नेम, ठीक है। तो ये भी बड़ा आसान है क्योंकि मैंने आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। 2 स्टेट मैंने अलग से बताए थे, एक बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड मैटर और एक प्लाज्मा बताया था जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उसमें स्टडी नहीं करते हैं। बाकी मैंने आपको ये भी बताया था कि सॉलिड या लिक्विड या गैस 3 स्टेट कौन कौन से होते हैं, कैसे पहचानते हैं, और प्लस ये भी बताया था कि ये जब आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं तो अलग अलग तरह के फिनोमिनाज होते हैं, जैसे सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, इवोपरेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, होते हैं कि नहीं होते हैं। सो कैन यू टेल मी व्हाट हैपेन, सो लेट्स सी, बताओ सॉलिड से लिक्विड जाना, तो सॉलिड तो टफ होता है, लिक्विड मेल्ट करता, फ्लो करता है, तो सॉलिड से लिक्विड जाना बताओ बेटा क्या होगा, तो यानी मेल्टिंग, ठीक है, इसको आप फ्यूजन भी बोलते हो। अच्छा, लिक्विड से वापस सॉलिड आना तो क्या हो जाएगा बताओ, डिपोजिशन। आप डिपोजिशन को और क्या नाम दे सकते हो, तो भाई लिक्विड अगर देखो, लिक्विड क्या हो रहा है, फैलता है, लिक्विड में फ्लो नेचर होता है ना बेटा, लिक्विड में फ्लो नेचर होता है, लेकिन फ्लो नेचर को तुम सॉलिड में ला रहे हो, मतलब सॉलिड तो फ्लो करता नहीं, तो ये आके जम जाएगा, जमना मतलब डिपॉजिट हो जाना। आप इसे फ्रीजिंग का भी नाम दे सकते हो, ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड, इसको आप फ्रीजिंग भी कर सकते हो। अगर आप उसको कूल करके कर रहे हो, ऑब्वियसली कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो कूलिंग इफेक्ट से ही होता है, तो आप इसे फ्रीजिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो बेटा आपका एक्स क्या हो गया, मेल्टिंग, वाई क्या हो गया, डिपोजिशन। नाउ टेल मी वन थिंग,
सॉलिड से अगर आप गैस जा रहे हो, बताओ बेटा सॉलिड से गैस, विदाउट लिक्विड कन्वर्ट हुए सीधे सॉलिड से गैस, तो क्या याद है? याद है इसको बेटा हम लोगों ने नाम दिया था सब्लिमेशन, और एग्जांपल भी दिया था मैंने कैम्फर का, दिया था ना, कैम्फर सब्लिमेट होता है, आयोडीन सब्लिमेट होता है। कैम्फर तो जानते हो ना, कपूर जो हम लोग आरती या पूजा में यूज करते, देखना उसको जलाते हैं तो खट से धुआं निकल जाता है, लिक्विड नहीं आता उसमें, ठीक है। ओके, गैस से सॉलिड में आएंगे तो बताओ क्या होगा? गैस से वापस सॉलिड में आएंगे तो क्या होगा बताओ? अगर हम गैस से सॉलिड में आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट द गैस इनटू सॉलिड देन व्हाट वी कैन डू? गैस को वापस सॉलिड में लाना है तो क्या करें बताओ? इस प्रोसेस को क्या नाम दें? इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट गैस इनटू सॉलिड, ठीक है, ये आपका छोड़ दिया, ये आपके लिए है क्वेश्चन W, ये आप बताओगे। अच्छा, लिक्विड से गैस जाएंगे तो लिक्विड से सर गैस जाते हैं तो वेपराइजेशन, सही है। हाँ, अगर मान लो उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपराइज हो गया तो उसको इवोपोरेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, गैस से अगर लिक्विड जाएंगे तो गैस तो बिल्कुल फ्लो करता है चारों तरफ, बिल्कुल आराम से स्प्रेड करता है, लेकिन लिक्विड मिलाओगे तो कंडेंस हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि गैस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत कम होता है, लिक्विड अब वापस आएगा तो अट्रैक्शन कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, तो यानी कि इसको कहेंगे कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। डन बेटा। सो दिस इज ऑल द थिंग्स जो आप जानना चाहते थे, जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रखा है। अब ये W बताओ कि अगर सॉलिड से गैस जा रहा है तो सब्लिमेशन है, देयर इज नो इशू। गैस डायरेक्ट अगर सॉलिड में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो दिस इज योर एक्टिविटी। अब ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। चलिए, और ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, जिनको ये आंसर जानना है आधार लेक्चर जाके चेक करें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहां पर आपसे जब स्टेट चेंज होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, प्लाज्मा जो स्टेट ऑफ मैटर है ना, प्लाज्मा जो स्टेट ऑफ मैटर है, इसका एग्जाम्पल दीजिए, एक और दो एग्जाम्पल इसके दीजिए। हमने बताया था ना कि जो मैटर है उसके 5 स्टेट होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो हमारे आसपास है, हम इनसे घिरे हुए हैं। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड मैटर जो होते हैं, जिनको नहीं पता जाके आधार लेक्चर चेक करिएगा इस 9th क्लास का, इसमें सब कुछ बता रखा है। तो जो ये 2 स्टेट होते हैं बहुत रेयर केस में पाए जाते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। सो कैन यू टेल मी क्या हो सकता है? जो बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड मैटर होता है उसको बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर में जस्टिफाई कर पाते हैं, उतना कूल टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है, तो इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता। और प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर पर एग्जीक्यूट करता है। तो प्लाज्मा का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, शायद याद होगा आपको। एक तो स्टार था जो रात को चमकते हैं, चमकना है, प्लाज्मा में ब्राइटनेस इसी वजह से होती है। और दूसरा होता है सन, यू नो दैट सन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द स्टार, ओके। ठीक है भाई, प्लाज्मा वाला क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ध्यान से। मान लो आई हैव वन रिएक्शन फॉर ऑल ऑफ यू। PbNO3 का होल टॉइस को मैंने हीट किया तो इट विल फॉर्म 2 PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है बेटा। ये एक रिएक्शन दे दिया गया आपको, ठीक है। और यहां पर है ना, एक रिएक्शन में ऐसे करके एरो लगा देगा ऊपर की तरफ। तो क्वेश्चन ये कहेगा कि भैया बताओ ये जो NO2 है इसका स्टेट क्या है, ये कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है। देखिए, हालांकि ये 10th सेक्शन में चला जाएगा, लेकिन थोड़ी कॉमन सेंस लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एरो लगा दिया है तो एरो किधर की तरफ है? अपवर्ड, यानी ये जो बन रहा है ना ये ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब इसमें ग्रेविटी काम नहीं कर रही। तो ग्रेविटी नहीं काम कर रही मतलब पार्टिकल्स बहुत हल्के होंगे, और पार्टिकल्स अगर बहुत हल्के होंगे तो ऑब्वियसली ये गैस नेचर का होगा, तभी इजिली फ्लो कर पा रहा है। डन। तो इसका मतलब ये कौन सा नेचर है बताओ इसका? स्टेट ऑफ मैटर ये गैस, ठीक है। अच्छा सर, मान लो रिएक्शन में ऐसे दे दे, देखना ध्यान से। मान लो दे दिया BaCl2, बेटा आपको रिएक्शन करना नहीं, ध्यान देना, ठीक है। रिएक्शन सब हम लोग 10th क्लास में देखते हैं। तो ये बना BaSO4 विद 2HCl, ठीक है। और यहां पर ये बन गया PPT प्रेसिपिटेट, और ऐसे करके एक एरो लगा देगा डाउनवर्ड। अब देखो ये डाउनवर्ड एरो लगा दिया है, देख रहे हो ना, ये एरो नीचे की तरफ लगा दिया ऐसे करके। तो पूछ रहा बताओ इसका स्टेट ऑफ मैटर क्या है। सो ऑब्वियसली अब तो कॉमन सेंस हो गया।
कि अपवर्ड जा रहा है मतलब पार्टिकल्स बहुत लाइट है इसलिए गैस बोला मैंने, अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब ये नीचे बैठ रहा है, मतलब इसमें हाई मतलब बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल्स अगर हैं और उसमें नीचे की तरफ बैठ रहा है मतलब ग्रेविटी है, इसका मतलब सॉलिडिफाइड हो रहा है, तो मतलब ये सॉलिड है। क्योंकि लिक्विड होता ना तो सेटल डाउन नहीं होता, लिक्विड फ्लो करता है, जबकि इसने एरो नीचे लगा दिया मतलब सेटल डाउन हो रहा है नीचे की तरफ, इसका मतलब ये सॉलिड होगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन दे के भी आपको एरो लगा देगा और एरो लगा के पूछेगा बताइए कौन क्या है। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन, हालांकि देखिए जनरली 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ रिएक्शन का यूज़ किया जा रहा है, रिएक्शन बेसिकली 10th क्लास में ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम लोग हर तरीके के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। अब स्कूल में टीचर कौन सा पेपर क्या सेट कर देगा कौन जानता है। ठीक है, मान लो बदला लेने के लिए सेट कर दे कि भाई ट्यूशन नहीं पढ़ रहा तो लो बेटा पेपर। ठीक है, सो बी रेडी फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस चैनल में आपके आने का ना फायदा यही है कि आपको लगभग हर एक चीज़ को बहुत प्रॉपर डिटेल में क्लियर हो जाता है, तो मज़ा आ जाता है चीज़ों को समझने में। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया प्रैक्टिकल मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस जो हम जानते हैं समझते हैं। अब थ्योरिकल क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, तो देखो थ्योरिकल क्वेश्चन एग्जाम में जनरली स्कूल के एग्जाम में तो थ्योरिकल क्वेश्चन ही डालता है ना, जो टीचर होते हैं वो ज़्यादातर थ्योरिकल क्वेश्चन ही डालते हैं कि भाई वो जानना चाहते हैं कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता। तो बड़ा सिंपल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ लिया क्या कि व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या मतलब होता है बताओ। तो बड़ा आसान है यार, मैंने तुम लोग को तो बहुत अच्छे से बता रखा लेक्चर में। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन कब होता है, जब आप किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा देते हो। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो वहाँ आपने उसको पहुंचा दिया, तो जब वो वाटर 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया तो उसके बाद आप उसको टेम्परेचर देना बंद नहीं करते हो, आप लगातार टेम्परेचर दे रहे हो। तो सर जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो फिर और टेम्परेचर क्यों देना, क्योंकि वो टेम्परेचर जो देते हो ना 100 के बाद वाला, वो उसके स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में जाता है, तभी वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो पाता है। ठीक है, तो यानी व्हाट डू मीन बाय द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द मिनिमम हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of the given matter into the another state of matter. During this process the hidden heat energy required which is known as latent heat. अब अगर स्टेट ऑफ मैटर में वेपराइजेशन हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगर फ्यूजन या मेल्टिंग हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्रीजिंग हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी फ्रीजिंग। यानी कि कुल मिला के जितने भी प्रोसेस हमारे पास होते हैं, जितने भी मैटर्स के, जब मैटर एक दूसरे स्टेट में चाहे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा हो या लिक्विड गैस में या गैस लिक्विड में किसी में भी चेंज हो रहा हो, तो उनका अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है तो आप पहले उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको पहुंचाइएगा और उसके बाद भी आप लगातार हीट देते रहते हो। इसका मतलब वो जो आप एक्स्ट्रा हीट दे रहे हो कहाँ जा रहा है, वो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में जा रहा है। तो लेटेंट हीट वो हीट ऑफ एनर्जी है जो कि स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, और वो हम पर 1 kg के लिए निकालते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो। क्वेश्चन है कि 1 kg के लिए क्यों निकालते हो, क्योंकि अगर 1 kg का पता होगा तो मेरे से कोई 10 kg का पूछेगा तो मैं 10 kg का भी आंसर दे सकता हूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या बेटा, डन। ठीक है ना, और ये हमने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय इवोपरेशन। बताइए इवोपरेशन का मतलब क्या होता है। तो वेपरेशन और इवोपरेशन लगभग एक जैसे मिलते जुलते नाम है तो कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वेपराइजेशन होने के लिए पहले तो उस पर्टिकुलर लिक्विड को 100 डिग्री यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, अगर वाटर है तो 100 डिग्री तक पहुंचाना ही होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाना ही होगा। तो किसी भी लिक्विड को अगर आप वेपराइज कर रहे हो तो उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाना होगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप किसी भी वाटर कंटेनर या किसी भी लिक्विड को आप जब हीट दे रहे होते हो तो होता ये है कि जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के हीट के जल्दी कांटेक्ट में आ जाते हैं वो इजीली वेपराइज जल्दी हो जाते हैं, यानी बिना बॉइलिंग पॉइंट पहुंचे भी उसके पहले ही वेपराइज हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब इवेपोरेशन इज द फिनोमेना वेयर द सम फ्रैक्शन ऑफ molecules of the given solvent evaporate before their boiling point is called evaporation। ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट के बाद वेपराइज होना तो उसमें लेटेंट हीट जा रहा है, अगर बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही वो इवेपोरेट होने वेपराइज होने लगा दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन।
और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इवोपरेशन होता क्यों है? सम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कुछ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो जल्दी से हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी कंटेनर होगा तो आप हीट तो नीचे लगा रहे हो ना, तो उसके जो बॉटम पर जब हीट लगा रहे हो तो वहाँ के जो मॉलिक्यूल होंगे सबसे पहले गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने के बाद ईजिली वो क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, और टकराने की वजह से इतने लाइट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे कि तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पूरा मॉलिक्यूल तो अभी भी हीट होना बाकी है, लेकिन जो मॉलिक्यूल पहले ही हीट हो गया वो तुरंत वेपराइज हो जाता है। तो बिना बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही जो हीट जो वेपराइज हो जाए उसी को कहते हैं इवोपरेशन। ठीक है, और इवोपरेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस थी बताओ? अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इवोपरेशन, इवोपरेशन के लिए क्या क्या बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड है, तो वो भी आपको लेक्चर में बताया जा चुका है। जैसे क्या क्या? सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था आपको कि कपड़े को आप पूरा मोड़ करके गीला करके रख दीजिए धूप में, और कपड़े को फैला करके रखिए, तो कौन सा पहले सूखेगा? जिस कपड़े को आपने फैला के सुखाया होगा। क्यों? क्योंकि आप उस फैला रहे हो मतलब सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो, जिससे उसके इवोपरेशन चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। क्योंकि जब कपड़ा फैल जाता है ना, तो लिक्विड का सरफेस फैल गया तो लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं, तो उनको आसानी से जो हमारा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर उसको ईजिली खींच लेता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इवोपरेट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या था? ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में कम होना चाहिए। क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी पहले से ही एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, यानी वेपर पहले से ही ज़्यादा है, तो जब वेपर पहले से ही ज़्यादा है तो तुम और वेपराइज करोगे तो ये वेपर ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाएगा, वो रोक देगा उसको, तो इवोपरेट होने से मना कर देगा। इसलिए ह्यूमिडिटी कम होगा तभी इवोपरेशन वैलिड होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, याद होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करिए, और ऑब्वियस है जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी जल्दी मॉलिक्यूल उस चीज़ को हीट एनर्जी को गेन करेगा और उतनी जल्दी इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कंडीशंस थे। अब जाके लेक्चर में देखिएगा ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बोले हैं ना, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ठीक है, चलिए, तो इवोपरेशन क्या होता है, कंडीशंस ऑफ इवोपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है, हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या होता है। तो सब जगह लेटेंट हीट का मतलब ही होता है कि जहां पर स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा हो उस दौरान जो आप हीट देते हो, दैट इज इन हिडन फॉर्मेट आप देते हो 1 kg बॉडी के लिए, वही हमारा जो हिडन फॉर्मेट हीट होता है जो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। डन। चलिए, और क्या क्वेश्चन हो सकता है सर इस चैप्टर से? और क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो मैटर ऑफ स्टेट है। तो पहला, अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इसका भी मैंने पूरा टेबल बनवा रखा, आप जाके लेक्चर देखिए ना पहले, तब मजा आ जाएगा। क्योंकि यहाँ जो भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप तुरंत खट से कर दोगे अगर आपने लेक्चर देखा हुआ है तो जैसे मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट ऑफ मैटर में डिफरेंस बता रखा था कॉलम बना के, एक तरफ सॉलिड लिखा था, एक तरफ लिक्विड, एक तरफ गैस। और लिक्विड में मैंने बताया, सॉलिड में बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, लिक्विड में थोड़ा कम, गैस में तो बहुत ही कम होता है अट्रैक्शन, तभी गैस आराम से फ्री मूव करता रहता है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर सॉलिड का स्ट्रक्चर, सॉलिड में अगर अट्रैक्शन है तो स्पेस मिनिमम होगा, लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस में और स्पेस ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर सॉलिड में अट्रैक्शन बहुत मैक्सिमम है, स्पेस कम है, यानी उसका शेप यानी ज्योमेट्री जो होगा फिक्स होगा, जबकि लिक्विड का शेप या ज्योमेट्री फिक्स नहीं होता, क्योंकि वो जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी कंटेनर का शेप गेन करता है, जबकि गैस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा भाई ऑब्वियस सी बात अगर हम करें सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तो एक चीज़ और कि भाई देखो, सॉलिड के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो जल्दी इंटरमिक्स नहीं हो पाता, आपस में मिक्स नहीं कर पाता, तो उसका डिफ्यूजन रेट क्या है, कम है। लिक्विड में थोड़ा सा क्या है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होता है तो लिक्विड फ्लो कर पाता है, तो इसमें इंटरमिक्सिंग, दो लिक्विड को मिला पाना आसान हो जाता है, तो वहाँ पर डिफ्यूजन थोड़ा फास्ट होता है। और गैस में तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं है, तो ऐसे में गैस के मॉलिक्यूल आसानी से मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि गैस में डिफ्यूजन फास्ट होता है। और डिफ्यूजन क्या था याद है? डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होते हैं ना, इनका आपस में इंटरमिक्स होना, इसी को डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है। और डिफ्यूजन वही ज़्यादा अच्छा करेगा जो ज़्यादा इंटरमिक्स करेगा, और इंटरमिक्स वही अच्छा से करेगा जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मिनिमम हो, मिनिमम होगा। ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मान लो रीजनिंग बेस पे क्वेश्चन आ जाए, तो रीजनिंग बेस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई ऐसे बोल देगा, मतलब एक एक्टिविटी बेस पे, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि जब कभी गैस के सिलेंडर से गैस लीक होती है, जो आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इससे जब गैस लीक होती है तो बड़ी जल्दी से दूर बैठे लोगों को भी पता चल जाता है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। तो भाई देखो, एलपीजी सिलेंडर से क्या लीक हो रहा है, गैस लीक हो रहा है। तो जब एलपीजी सिलेंडर से गैस लीक हो रहा है तो गैस का तो डिफ्यूजन बड़ा फास्ट होता है, तो एटमॉस्फेयर में जितने भी गैस हैं, ऑक्सीजन CO2 तो ही है, तो एटमॉस्फेरिक जो भी गैस है ना, वो जो गैस सिलेंडर से जो गैस लीक हो रहा है उसके साथ इजीली इंटरमिक्स हो जाता है, तो ज़्यादा आसानी से इंटरमिक्स होगा, तो वो गैस तो हमारे आसपास है, तो हमारे तक पहुंचने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए हम आसानी से उसको स्मेल कर पाते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, यहाँ पर एक जनरल नॉलेज है, जो सिलेंडर से गैस लीक होता है, एलपीजी सिलेंडर जो घर में खाना बनाने के लिए यूज होता है, उस गैस का कोई स्मेल नहीं होता। पहली बात तो ये, अगर वो निकल जाए ना और उसमें स्मेल नहीं हो ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा गैस लीक हो रहा है। सर फिर कैसे, वो स्मेल तो आता है सर? नहीं,
एलपीजी सिलेंडर में जो स्मेल आता है, याद रखिएगा, जो आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है उसमें जो स्मेल आता है ना, पता हो क्यों आता है? वो स्मेल आता है ड्यू टू C2H5SH बेटा, ठीक है, C2H5SH। इसको कहा जाता है इथाइल मरकैप्टन। क्या कहते हैं? इथाइल मरकैप्टन, ठीक है, इथाइल मरकैप्टन। ये जो है ना इथाइल मरकैप्टन, वो आपके एलपीजी गैस सिलेंडर में मिला दिया जाता है थोड़ा सा, और यही इसी का जो स्मेल होता है ना वो आप तक पहुंचता तो आपको लगता है गैस लीक हो रहा है। नहीं तो एक्चुअली एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो गैस भरे गए जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन है, उनका कोई स्मेल नहीं होता। ये एलपीजी में ये मिलाने से ये पता चलता है कि लीकेज क्या। आप सोच के देखो, अगर हम ये इथाइल मरकैप्टन ना मिलाएं और गैस लीक हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि गैस लीक हो रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है। इसीलिए इसको मिला करके स्मेल जस्टिफाई किया जाता है। इसका स्मेल आता है तो आप समझते हो कि गैस लीक हो रहा है, ठीक है। तो अब बताओ तो आसानी से आपसे क्यों वो पहुंच जाता है इजीली? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, और डिफ्यूजन फास्ट हो रहा है क्योंकि वो गैस है, क्योंकि गैस में इंटरमिक्सिंग फास्ट होता है। अच्छा, हम डीओ लगाते तो अगल बगल खड़े लोगों को समझ में आ जाता, वाई भाई डीओ में भी गैस है और वो भी हमारे एटमॉस्फेरिक गैस के साथ इजीली मिक्सअप हो जाता है, डिफ्यूजन फास्ट होता है, इसलिए जल्दी हमारी नाक तक पहुंच जाता है। हमने कमरे में अगरबत्ती जला दी, उसका भी स्मेल बड़ी तेजी से पहुंच जाता है, डिफ्यूजन, बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ गैस, ठीक है। सो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? श्योर। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपको है ना देखने को मिलेंगे 9th क्लास के एग्जाम पेपर में, ठीक है। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से क्या आ सकता है? तो यही सेंटीग्रेड का कन्वर्जन कैल्विन में, कैल्विन का कन्वर्जन सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन सेंटीग्रेड में, या फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन कैल्विन में, या कैल्विन का कन्वर्जन फ़ारेनहाइट में। ये वो न्यूमेरिकल पार्ट है। बाकी तो पूरे इस चैप्टर में थ्योरिकल पार्ट है, जिसमें आप मैटर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को समझते हो। स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम पढ़ पाते हैं। बाकी दो है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड, उसको पढ़ते नहीं है, रीजन आपको पता है। और जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है उनमें तीनों में डिफरेंस भी हमें पता है। फिर हमें यह भी पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस डिफ्यूजन करते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग होता है। और किसका इंटरमिक्सिंग फास्ट होगा, किसका स्लो होगा, वो तो डिपेंड करता है अट्रैक्शन कितना ज्यादा है कितना कम, क्योंकि मिक्स होने के लिए मॉलिक्यूल को फ्री होना जरूरी ताकि आसानी से मिक्स हो सके, तो गैस ही ज्यादा फास्ट कर सकता है। और उसके एग्जांपल भी मैंने दिए। इसके बाद क्या स्टेट ऑफ मैटर जो आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, यस, जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। भाई अगर सॉलिड को अगर हम मेल्ट करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को अगर हम और ज्यादा गर्म करते हैं तो वेपराइज होकर के गैस बना देता है, सॉलिड को लगातार हीट करें वो गैस में कन्वर्ट हो तो सब्लिमेशन होता है। यानी वी कैन से कि दे आर इंटरकन्वर्टेबल विद ईच अदर, ठीक है, ओके। और हर इंटरकन्वर्टेबल प्रोसेस का नाम बने में बता दिया मैंने। जैसे सॉलिड का लिक्विड में जाना मेल्टिंग, लिक्विड का गैस में जाना वेपराइजेशन। अब कोई पूछ दो व्हाट डू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका भी डेफिनेशन मैंने आपको लेक्चर में दे रखा है कि इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द टेम्परेचर वेयर सॉलिड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लिखना मत भूलिएगा। ऐसा नहीं बोल दीजिए कि जिस पॉइंट पर, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड कन्वर्ट हो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना मत भूलिएगा। क्यों सर? क्योंकि हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसके अलावा अगर हम किसी दूसरे एटमॉस्फेयर में चले जाएं जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ना हो, तो हो सकता है कि वहां मेल्टिंग पॉइंट जो आपने सोच रखा है वो चेंज हो जाए। कहीं ना कहीं जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। इसीलिए जब तक हम, जैसे हमने बोला कि सपोज करो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए है। क्या यही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर में होगा क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर जाने पे प्रेशर घटता है, तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना जरूरी है, चाहे आप मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन दे रहे हो, चाहे आप बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन दे रहे हो, ठीक है। एम आई क्लियर? सो अब सब्लिमेशन क्या, आई नो। वेपराइजेशन क्या, आई नो। इवोपरेशन क्या, आई नो, है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या है पता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है पता है, सब कुछ पता है, जनरली सब कुछ बता रखा है। तो इससे बाहर क्वेश्चन 9th क्लास में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके क्वेश्चन पूछ दे कि भाई मैंने ना फ्रिज से ना एक गिलास में पानी कूल, मतलब आइस कूल्ड वाटर निकाल के फ्रिज से बाहर रख दिया, तो मैं थोड़ी देर बाद क्या देख रहा हूं कि उसके चारों तरफ ड्रॉपलेट जमा हो जा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इवेपोरेशन। कैसे? अरे भाई तुमने रखा पानी, वो कूल है, तो हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेरिक गैस है ना भाई, वेपर है ना, तो वेपर क्या होगा, उस आइस जो कंटेनर में तुमने ग्लास में पानी रखा है ना, आइस कूल्ड वाटर, उसके कांटेक्ट में आता है। तो कांटेक्ट में आने पर क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर तो हाई था, तो जो वेपर उसके कांटेक्ट में आया ना, वो कांटेक्ट आने पर क्या हुआ, अपनी एनर्जी क्या कर दिया भाई, कूल के कांटेक्ट में आ रहा है, तो जो वेपर, जो गैस है वो कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि गैस को कूल करने पर कंडेंस हो जाता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो गैस है या वेपर है, वो कूल कंडीशन के कांटेक्ट में आने पर कंडेंस हो जाता है, वही कंडेंस होकर के आपके कंटेनर के चारों तरफ ड्रॉपलेट के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। नेल पॉलिश को हाथ में डालते हो तो थोड़ा कूल फील होता है, ऐसा क्यों? नेल पॉलिश को आप हाथ में डालते हो तो होता क्या कि वो आपके
पाम में भाई, आपके बॉडी में भी एनर्जी है ना, हीट एनर्जी है ना भाई, तो आपके पाम में जो हीट होता है ना उसको क्या कर देता है बताओ, एब्जॉर्व कर लेता है गर्म होने के लिए। तो जब आपके पाम से जहां पर आपने नेल पॉलिश डाला है उससे अगर एनर्जी निकल गई तो वहां कैसा आएगा, कूलनेस आ जाएगा। तो ये सब इवोपरेशन के बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई आप लोगों को बताया गया होगा कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहने, क्यों पहने, क्योंकि कॉटन जो होता है बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, किसका, वाटर वेपर का। तो हमारे जब गर्मियों में शरीर से पसीना निकलता है ना, स्वेटिंग होता है, तो स्वेटिंग जो होता है, जो पसीना निकल रहा है वो हमारा जो कॉटन है ना उसको एब्जॉर्व कर लेता है। तो जब कॉटन उसे एब्जॉर्व कर लेगा तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे वेपर, जो एटमॉस्फेरिक जो वेपर है उसके कॉन्टेक्ट में वो आता है, हीट है भाई बाहर तरफ, गर्मी में तो हीट होता है, तो जैसे ही वो हमारे कॉटन में जो एब्जॉर्व वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसको पकड़ के क्या करता है, उसको एब्जॉर्व कर खींच लेता है। तो इससे क्या हो जाता है कि जब हमारे कॉटन पे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है यानी स्वेटिंग है वो जब निकल गया तो वहां पर क्या आया, कूलनेस आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी से जो वाटर निकल रहा है स्वेटिंग के फॉर्म में उसको हमारे कॉटन कपड़े ने एब्जॉर्व किया। अब बाहर वाला तो टेम्परेचर हाई है तो वो क्या करेगा, जब उसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसको इवोपरेट कर देगा, तो हमारा कॉटन का कपड़ा भी ड्राई हो गया और हमें कूलनेस से फील हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर था तो एटमॉस्फेयर को चला गया। ठीक है, सो दिस इज द वे टू डिफाइन ऑल दिस थिंग्स। और इससे बाहर आपको 9th सेक्शन में कोई क्वेश्चन मिलना नहीं है, सो बी रेडी फॉर दैट। जाइए अपने जिस भी आप स्टेट बोर्ड्स को बिलोंग करते हो, चाहे यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यानी जितने भी इंडिया में स्टेट है, किसी भी स्टेट को आप पढ़ते हो, तमिलनाडु बोर्ड या आंध्रा, तेलुगु, जो भी बोर्ड है आपका, उसको उठाइए बुक को, हमारे लेक्चर को देखिए ध्यान से, हमने जो क्वेश्चन के टाइप्स बताए उसको देखिए और सारे क्वेश्चन लगा डालिए। फिर भी कहीं किसी तरह के क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे 9th के सेक्शन का पहला चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, इसका प्रयास 1 सेक्शन ये था जिसमें हमने 30 मिनट के सेशन में लगभग जितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके स्कूल के एग्जाम्स में वो मैंने कवर कर दिए। ठीक है, एनटीएससी का लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है तो मैं जब पहले अदर चैप्टर्स पढ़ा लूंगा तब एनटीएससी के लिए बात करूंगा। रीजन बता रहा हूं इसके पीछे क्या है कि एनटीएससी में क्या होता है ना कि कई सारे चैप्टर को लिंक करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक चैप्टर से एनसीईआरटी के एनटीएससी के क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते। सो एनटीएससी के लिए मैं अलग से बनाऊंगा, मैं जब चैप्टर्स अदर और भी कराने लग जाऊंगा, मतलब कम से कम 2 या 3 चैप्टर होने दीजिए, उसके बाद आप एनटीएससी के क्वेश्चंस को करने के तरीके सीख पाओगे मेरे से, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सेक्शन में बड़ा मजा आया होगा जिसमें आपने 9th में आने वाले क्वेश्चंस के टाइप को सीख लिया और अब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। सो अगर आपका लेक्चर और ये प्रयास का सेक्शन कवर है तो 9th की इस चैप्टर यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग को भूल जाइए, कभी भी एग्जाम में आएगा यू आर वेल प्रिपेयर्ड। श्योर, सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में 9th के अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करवाइएगा लोगों से और स्प्रेड करते रहिए, क्योंकि चैनल जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने अच्छे कंटेंट्स और आते जाएंगे और डेफिनेटली यार आप भी अगर ग्रो करोगे तो चैनल भी ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच।